फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था और जहाँ पे जो स्नो क्वीन है उसने सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि जो कोई भी मेरे इस एक्सट्रीम नॉर्थ में बनाए गए रूल्स को तोड़ेगा और मेरे खिलाफ जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी आइस क्रीचर्स थे और जितने भी बीस्ट थे ये सभी लोग यहाँ पे दहाड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी यहाँ पे हम लिटिल व्हाइट को देखते हैं जहाँ पे लिटिल स्नो व्हाइट कहने लगता है कि पर मदर आखिर मेरा क्या। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि बचपन से ही उसे स्नो क्वीन ने पाला है, इसी वजह से जो लिटिल स्नो व्हाइट है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है और वो स्नो क्वीन को ही अपनी मदर मानता है। ये सुनकर जो स्नो क्वीन है वो हंसती है और कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम हमेशा से ही मेरी फैमिली रहे हो और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि तुम अपनी लिमिट तक बहुत ही जल्द पहुंचने वाली हो और तुम्हारी ये जो बॉटल नेक पावर है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक बन सकती है और बहुत ही कम चांसेस है कि तुम ब्रेक थ्रू कर पाओ। मुझे लगता है कि जहाँ तक तुम्हारी चांसेस ज्यादा से ज्यादा 30% होंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो करो, शायद हमें तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता मिल जाए, एक ऐसा रास्ता जिसे पाके तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल स्नो व्हाइट कंफ्यूज होता है, वो कहता है कि क्या एक और रास्ता, जिस पे स्नो क्वीन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ एक ऐसा रास्ता है जो कि गॉडहुड का रास्ता भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 दिन बाद यानी कि आधे महीने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युवा एक जगह पे बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, साथ ही वो यहाँ की एक्सट्रीम आइस को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो क्वीन उसकी इस काम में हेल्प कर रही थी और फिर वो बताती है कि जो जनरल वाटर होती है वो हर चीज को नरिश करने में काम आती है और यही हर लाइफ का सोर्स भी है, लेकिन जो आइस होती है वो सारी जिंदगी का अंत भी कर सकती है, वो सारी जिंदगियों को यहाँ मिटा भी सकती है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। अब यहाँ पे हम बाहर त्यान मिंग और मिस बिंग मिंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि इन लोगों को कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रही अंदर, और जब से स्नो क्वीन इस जगह पे आई है वो काफी डिफरेंट बिहेव कर रही है। हालांकि वो नेचुरली यहाँ की जो प्योर एलिमेंट है उनसे बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आकर वो कुछ बदल सी गई है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर त्यान मिंग कहता है कि असल में स्नो क्वीन की जो कनेक्शन है यूहाओ से वो तुमसे और मुझसे भी ज्यादा डीप है। यूहाओ ने उसका बचपन से ख्याल रखा है, इवन कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को बंद करके उसके लिए बहुत कुछ किया है। इनके बीच का जो कनेक्शन है ना ये शायद मैं और तुम कभी भी नहीं समझ सकते। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब स्नो क्वीन पहली बार यूहाओ को देखती है तो वो उसे पापा कहते हुए हक कर लेती है। यहाँ पे त्यान मिंग कहने लगता है कि मैं अपने दिल की गहराई से बता सकता हूँ कि जो स्नो क्वीन है वो यूहाओ को अपने पिता के रूप में देखती है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी के साथ हम स्नो क्वीन को देखते हैं जो कि अभी भी यूहाओ को वाटर, आइस और टेम्परेचर के बारे में सारा ज्ञान दे रही थी और एट द एंड वो यही बताती है कि वाटर और आइस जो है ये हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे यूहाओ को उसने बीते 15 दिन में बहुत कुछ समझा दिया था। अब यूहाओ कहने लगता है कि जो यानी कि जो एक्सट्रीम जीरो है ये मोशन की लिमिट है और इसके बाद हलचल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो आइस का ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लाइफ एंड डेथ का साइकिल की तरह है। इसी के साथ यूहाओ को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और स्नो क्वीन का शुक्रिया अदा करते हुए सीधा उस खाई में छलांग लगा देता है जहाँ का टेम्परेचर की बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यूहाओ ने स्नो क्वीन के दिए गए मेथड्स का यूज करके यहाँ पे सरवाइव करना सीख लिया था। इसके चलते यूहाओ यहाँ के टेम्परेचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और उसके बॉडी के आसपास आइस की लेयर्स भी बढ़ने लगती हैं। साथ ही यूहाओ को आइस एम्पर की ट्रू पावर भी मिल चुकी थी। इसके साथ उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था। अभी यहाँ पे स्नो क्वीन उसके पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो बताने लगता है कि एक्सट्रीम नॉर्थ की ये जो कोल्डनेस है ये असल में कंडेंस होकर एक बैटल आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो गई है और जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। इसके साथ युवाओं अब सभी से कहने लगता है कि शायद अब हमें हमारे मिशन के लिए रवाना हो जाना चाहिए कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक्सट्रीम नॉर्थ के पास जो सन एंड मून आर्मी का जो बेस कैंप है वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी और मिस्टर यूजी बताने लगती है कि हमने बीते 15 दिनों में 12 से भी ज्यादा जो मिनरल वेन्स है उन्हें डिस्कवर किया है और जो कि हमारे लिए एक अच्छी हार्वेस्ट रही है। हालांकि अंदर जाने का रास्ता काफी ज्यादा संक्रिय है, लेकिन उसके अंदर जो रेयर मेटल्स और मिनरल्स है ना ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। यहाँ तक कि हमें 2 वेन्स तो ऐसी मिली है जिसके अंदर बस रेयर मटेरियल्स ही मौजूद है। अब यहाँ पे 5 फीनिक्स डब्ल्यू आगे बताने लगती है कि ये हमारे लिए बहुत ही रेयर सिचुएशन है क्योंकि आज से पहले हमें इतना रेयर मेटल कभी नहीं मिला। यहाँ पे मिस्टर यूजी से कहने लगती है कि ठीक है फिर फुल स्पीड के साथ काम को आगे करते रहो, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि यहाँ पर अचानक से टेम्परेचर गिरने लगा है और जो मशीनें थी वो काम करना बंद कर देती है। वो सभी लोगों को हाई अलर्ट पे भेजती है और कहने लगती है कि सब लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाओ। अभी यहाँ पे जो 5 फीनिक्स डाउन हुए वो बताने लगती है कि लगता है कि हमारे सामने कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा आइस बीस्ट इनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इस बीस्ट को यहाँ पे मिसेस यूजी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल वो देख कर कहने लगती है कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है कि तभी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो आइस टोर्नेडो होते हैं वो तेजी से उसी के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे।
थे और उनकी चपेट में जितने भी माइनिंग इक्विपमेंट्स थे ये सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। लिटरली हमें वो डिस्ट्रॉय करते हुए इन्हीं की तरफ वो बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पर मिस यूजी बताने लगती है कि बीस्ट टाइट हमारी तरफ क्यों आ रहा है। फिर वो समझ आती है कि ये सब कुछ यू हाउ का ही किया धरा होगा। वो कहने लगती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। इसी के साथ वो यहाँ पर सारी जनरल से कहती है कि जल्द से जल्द अटैकिंग पोजीशन में आओ, सभी लोग मैदान में उतरो और इनका सामना करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ अपनी पूरी बीस्ट टाइट के साथ खदेड़ता हुआ सीधा इन्हीं के बेस कैंप में घुसा चला रहा था। वो कहने लगता है कि अब मैं बताऊंगा इन्हें कि किसी किस जगह पर जबरदस्ती घुसपैठ करने का नतीजा क्या होता है। और अब वो जितने भी यहाँ पर आइस बीस्ट थे उन सभी से कहता है कि इन सभी के चीजों को निस्तनाबूद कर दो। यू हाउ जो कि लिटिल स्नो वाइट के ऊपर सवार था और यहाँ उसका कमांड पाते ही जितने भी आइस क्रिएचर्स यहाँ पे थे यानी कि जो आइस बीस्ट थे वो सभी लोग मैदान में उतर जाते हैं और जो धुआंधार तबाही ये मचाते हैं उसे देखकर मजा ही आ जाता है। लिटरली वो लोग हर एक चीज जो भी इनके कब्जे में आ रही थी उसे पकड़ते हैं और तोड़ देते हैं। ऐसे बीस्ट तो ऐसे थे जो कि सीधा जाकर इन लोगों पे कूद पड़ते हैं और बेचारे उनके नीचे दबके मारे जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो लिटिल स्नो वाइट था वो यू हाउ को पकड़ के सीधा आगे की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे यू हाउ आगे की तरफ तेजी से बढ़ता है। लेकिन पीठ पीछे हम यहाँ पे लिटिल स्नो वाइट को देखते हैं जो कि बड़े बड़े मशीन गन्स को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यू हाउ अपने रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को अपने क्लॉ अटैक से डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पे इतना सारा नुकसान देखकर मिस ज्यूजी सभी को ऑर्डर देती है और कहती है कि डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट करो। न जाने इसे किसका इंतजार था। इसी दौरान ये लोग अपने हाई क्वालिटी के जो वेपन्स थे उन्हें भी रीलोड करना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे यहाँ पे ये लोग अटैक करते हैं तो अब भी जो बीस्ट से ये भी पीछे हटने पे मजबूर थे। मिस ज्यूजी इन पे लगातार फायर अटैक्स करने को कहती है, यहाँ तक कि वो हवाई फायरिंग का भी ऑर्डर देती है, जिसके चलते यहाँ पर जितनी भी बीस्ट टाइप थे इनकी हालत अब खराब हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सारे बीस्ट की बॉडी हवा में ऐसे उड़ रही थी जिसे देखकर यू हाउ को गुस्सा आ रहा था। लेकिन मिस ज्यूजी वो सभी से कहती है कि ग्राउंड में जो हमारे दुश्मन है उन्हें इग्नोर करो और हवाई फायरिंग करो क्योंकि हवा में ज्यादा तैनात है। यू हाउ यहाँ पर इमीडिएटली बाकी के जो ग्रेट किंग्स थे उनसे कहने लगता है कि जाकर इस बैरियर को तोड़ दो। अब यहाँ पे इन लोगों ने जिस डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था वहां पर उसे देखते साथ ही टाइटन डीमन किंग और जो यहाँ पर अपना लिटिल स्नो वाइट था ये सभी मिलकर उस पे एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे ये जो शील्ड थी ये ब्रेक होने की कगार पे पहुंच जाती है। जिसे देखते साथ ही फीनिक्स डालू यहाँ पे अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करती है और कहने लगती है कि मेरे होते हुए ये कभी मत सोचना कि तुम लोग यहाँ कामयाब हो सकते हो। और अगले ही पल वो अपने फायर स्वॉर्ड को पूरी तरीके से अनलीश करते हुए इनकी तरफ चार्ज करती है। लेकिन यहाँ दूसरी बार हम देखते हैं कि जैसे ही टाइटन डीमन किंग मुक्का मारता है वो शील्ड क्रैक कर जाती है, पर तब तक फायर फीनिक्स डालू उसके काफी करीब पहुंच चुकी थी और वो अपने स्वॉर्ड से उसके फेस पे एक जोरदार अटैक करती है, जिससे जो टाइटन आइस किंग है वो वहीं पे जा गिरता है। कि तभी यहाँ पर जो दूसरा किंग है वो आता है, इस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये फायर फीनिक्स डालू कम थोड़ी है, वो उसके हर एक अटैक से डॉज करने लगती है। इसी दौरान लिटिल स्नो वाइट उस पे एक पंच मारता है लेकिन वो फिर भी इससे बच जाती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पीछे यू हाउ भी फील कर पा रहा था। इस दौरान यू हाउ पीछे मौजूद सारे बीस्ट से कहता है कि जल्दी करो, आगे बढ़ो, इन सभी के ठिकानों को हमें ढेर करना है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हवाई फायरिंग भी इन पे तेज हो जाती है। लेकिन तभी आसमान की तरफ एक बहुत बड़ा सा आइस वॉर्टेक्स बनने लगता है, जो देखकर फायर फीनिक्स डालू का ध्यान उस पे जाता है। वो उसे देखकर थोड़ी पैनिक कर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा और वो लेवल 9 की सोल टूल का यूज करना शुरू कर देती है। यहाँ पे इसका जो मैकेनिकल फीनिक्स था वो तेजी से अपनी पावर को अनलीश करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिटिल वाइट भी कम नहीं था, वो यहाँ पर अपनी स्नो पावर्स को एक जगह पे गैदर करके चारों तरफ आइस क्रिस्टल्स की एक बहुत बड़ी सी शील्ड बनाता है एंड देन उससे निकलते साथ ही वो सीधा उस आइस बॉल को अपने हाथ में ग्रैब करता है। इसी के साथ उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा जाइंट हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लेवल 9 का सोल टूल था वो भी अपनी पावर को अनलीश करता है और बहुत बड़ा फायर अटैक सीधा वो उसकी डायरेक्शन में कर देता है। यहाँ पे लिटिल स्नो वाइट भी उस बॉल को पकड़ते हुए पीक कॉमेट शावर नाम का अटैक सीधा उसकी तरफ कर देता है और यहाँ किसी कॉमेट की तरह उसका अटैक सीधा जाकर उस लेवल 9 के सोल टूल के अटैक से टकराता है। दोनों में एक जबरदस्त क्लैश होता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जो टाइटन आइस किंग था वो आता है और सीधा यहाँ फायर फीनिक्स डालू पे अटैक करता है, लेकिन वो दूसरे हाथ से इसे भी कंट्रोल करती है। उसके यहाँ पे दोनों विंग्स दोनों के अटैक को काउंटर करने में बिजी थे, जिसका मतलब ये है कि यू हाउ को यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है। वो आता है और घुमा के एक जोरदार मुक्का सीधा इसके पेट में चढ़ता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करती है, जिससे यू हाउ समेत बाकी के जो किंग्स थे ये भी बहुत दूर जा गिरते हैं। लेकिन यू हाउ खुद को संभालता है और आइस एम्प्रेस स्कॉर्पियन की ताकत का यूज करता है, जिसके चलते वो अपने 7th सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी का यूज करता है, जिसके बाद हम यू हाउ का वही ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और वो आइस एम्परर के फॉर्म में आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत कमाल का लग रहा था। हाँ, यहाँ पे कहने लगता है कि मेरी अल्टीमेट ताकत अभी तक मैंने दिखाई कहाँ है। इस दौरान यू हाउ यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो फायर फीनिक्स डाउन है वो उसका पीछा करती है और कहती है कि चोर कहीं
गई कि भागने की कोशिश कहाँ कर रहे हो, हाँ? जिसके बाद वो यूहाओ पे अटैक करती है, लेकिन यूहाओ लगातार पीछे की ओर हटते हुए उसके अटैक से डॉज करता है। साथ ही यहाँ पर बाकी के जो उसके साथी थे वो भी यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मिस्टर ज्यूसी जो है वो अपने सारे लोगों को ऑर्डर देती है और कहती है कि सारे वॉरियर्स अभी के अभी उस डायरेक्शन में फायर अटैक करो जहाँ पर वो जायंट सा बीस्ट मौजूद है। बस फिर क्या, ये ऑर्डर पाते साथ ही ये लोग उस जायंट से बीस्ट के आसपास वही फायर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बड़ा सा आइस टाइटन था वो तो बच जाता है, पर तभी फायर फिनिक्स डालू के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है, जिससे कि वो जैसे तैसे डॉज करती है। लेकिन तभी बीच से यूहाओ इमर्ज होता है और एक जोरदार पंच उसके ऊपर जड़ देता है। लेकिन वो यहाँ पे उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक्सट्रीम आइस उसके स्वॉर्ड को भी ठंडा करना शुरू कर देती है कि तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और फायर फिनिक्स डालू पीछे की ओर हट जाती है। लेकिन तभी वो एक और फायर अटैक सीधा यूहाओ की तरफ कर देती है, लेकिन यूहाओ स्टारलीस ग्रास की पावर का यूज करते हुए एक जोरदार किक करता है हवा में और यहाँ बहुत से आइस क्रिस्टल सीधा उस फायर अटैक से जा टकराते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फायर फिनिक्स डाउलू का ये जो फिनिक्स था ना, ये यूहाओ पे भारी पड़ जाता है और जैसे ही अपनी चोट से उसे निकलने वाला था कि तभी बीच में लिटिल स्नो व्हाइट आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे इस फिनिक्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और लिटिल स्नो व्हाइट उस पर दे टनाटन अटैक करता है। लेकिन इसी दौरान जो फायर फिनिक्स डालू थी अब वो अपने पावर्स को एक जगह पे गैदर करती है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा यूहाओ की तरफ पॉइंट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ यूहाओ वो भी फुल स्पीड के साथ उसी की डायरेक्शन में बढ़ रहा था। यहाँ पे यूहाओ भी अपना मुक्का सीधा उसकी तलवार पे दे मारता है। जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो बहुत ही पावरफुल शॉक वेव रिलीज होता है। इसी दौरान जो आइस टाइटन था वो यहाँ इन सभी को एक एक पंचेस में निपटा रहा था। इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं कि किसी का ध्यान फायर फिनिक्स डालू और यूहाओ पे तो जाता ही नहीं और अगले ही पल यहाँ इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सारे के सारे जो सोल्जर्स थे वो दूर छिटक जाते हैं कि तभी आइस टाइटन किंग यहाँ पे हवा में जंप करता है और सीधा फायर फिनिक्स डालू के ऊपर टारगेट करता है। इसी दौरान यहाँ पे इस एक्सप्लोजन के चलते यूहाओ पीछे हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ फायर फिनिक्स डालू अपनी फायर स्वॉर्ड की ट्रू पावर को अनलीश करती है और एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक यूहाओ की डायरेक्शन में कर देती है। लेकिन यूहाओ जो कि आइस एम्पर की शील्ड का यूज करते हुए खुद को इससे पूरी तरीके से बचा लेता है और उसके आसपास एक शील्ड बन जाती है जिसके चलते वो इसे रोक पा रहा था। जैसा कि मैं बताया कि फायर फिनिक्स डालू की पावर क्या है, तो वो यूहाओ पर डोमिनेट करने लगती है और यूहाओ को भी अब दिक्कत आ रही थी। पर अगले ही पर लिटिल स्नो व्हाइट फायर फिनिक्स डालू का ये जो फिनिक्स था इसके पंखों को तोड़ के सीधा उसी के डायरेक्शन में फेंक देता है और खुद को उससे बचाने के लिए फायर फिनिक्स डालू को वहां से दूर भागना पड़ता है। अब इस दौरान यूहाओ की जान भी बच जाती है, लेकिन तब यहाँ पर ये जो आइस टाइटन था और जो अपना लिटिल स्नो व्हाइट है ये दोनों मिलकर कहर बरपा देते हैं। इतने बड़े बड़े अटैक करते हैं कि पूरा का पूरा ये बेस कैंप हिल उठता है। साथ ही यहाँ पे जो आइस टाइटन किंग था वो यहाँ इतनी जोर जोर से स्पिन करता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आइस बवंडर वो ले आता है। यहाँ पे फायर फिनिक्स डालू काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसके लेवल 9 का सोल टूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो वो अपनी 6 सोल स्किल्स का यूज करते हुए ब्लेजिंग विंग्स नाम के अटैक को प्रिपेयर करती है और यहाँ वो उन दोनों टॉर्नेडोज को बहुत इजीली काउंटर कर रही थी और फिर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें मैं कभी भी कामयाब होने नहीं दे सकती। तभी यहाँ पर स्नो क्वीन भी आ जाती है और यूहाओ और ये दोनों मिलकर अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हुए उसी डायरेक्शन में अटैक कर देती है ताकि वो इसकी फायर पावर को कंट्रोल कर पाए और अगले ही पल दोनों एम्परर्स मार्शल आर्ट की टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर फायर फिनिक्स डालू के साथ साथ पूरे जगह को जमा के रख देते हैं और ये अटैक इतना फास्ट होता है कि मिस ज्यूसी भी इसे देख कर हैरान हो जाती है। इसी के साथ बाकी का काम यहाँ पर जो बाकी के आइस किंग्स थे वो लोग कर देते हैं। अब लिटरली ये लोग हर एक चीज को फ्रीज करके रख देते हैं और इनके बीच से यूहाओ बहुत कूल वे में एंट्री मारता है और यहाँ अपनी पावर को एक साथ एक जगह पे कंडेंस करते हुए वो उसे अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी लोग जो कि बर्फ में पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके थे वो एक बार में उन सारी आइस को तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे ये इम्पैक्ट फायर फिनिक्स डालू से टकराने वाला था जो कि बर्फ में जम चुकी थी वो खुद को आजाद कर लेती है। अपनी कमांडर यानी कि मिस ज्यूसी को बचाने के लिए दौड़ती है और अगली पर हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी एक लाउड वॉइस सभी को सुनाई देती है जहाँ पर इन सभी से कहा जाता है कि इंसानों सुधर जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस बार तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो हम कोई भी रहम नहीं दिखाएंगे और अगली बार हम इससे भी बुरी तबाही मचाएंगे। ये कहते साथ ही वो लोग भी चले जाते हैं कि तभी यहाँ पर फायर फिनिक्स डालू बर्फ से बाहर निकलती है और यहाँ पे वो अपनी कमांडर को ढूंढती है, जहाँ पे हम मिस ज्यूसी को एक बड़े से ब्लॉक के नीचे से पाते हैं जो कि कहने लगती है कि ये मेरी पहली हार है। जब से मैं इस फायर फिनिक्स लीजन की कमांडर बनी हूँ ये मेरी पहली कंप्लीट हार है। यहाँ पर उसे खुद पे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि तभी यहाँ पर जो फायर फिनिक्स डालू है वो उसके सामने झुक जाती है। यहाँ पे मिस ज्यूसी बताने लगती है कि न जाने हमने कितने लोगों की जान गंवाई, कितने सारे रेयर मटेरियल्स हमने खो दिए जिन्हें की कितने मुश्किल से माइनिंग करके हमने निकाला था। जिसके बाद वो
वो गुस्से के साथ अपना हाथ पटकती है, कहती है कि यू हाउ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी, तुम बहुत ज्यादा रूथलेस हो गए हो और अगली बार जब तुम मेरे हत्थे चढ़ोगे ना तो मैं तुम्हें जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यूहा और बाकी सारे बीस्ट्स को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे कि यार हमने क्या तगड़ी वाली बैटल लड़ी है और उस बुढ़िया को थप्पड़ मार के ना मुझे बड़ा मजा आया। कि तभी यहाँ पे हम लिटिल स्नो व्हाइट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उछलते हुए कहता है कि वैसे तो मैं तैयारी करके गया था लेकिन उस औरत ने मुझे फिर भी इंजर्ड कर दिया। जिसके बाद वो अपने क्यूट फॉर्म में आ जाता है और कहने लगता है कि ग्रैंडपा, क्या ये वही टूल है जिससे आप मुझे केयरफुल रहने के लिए कह रहे थे? यूहा अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा कोई ग्रैंडपा नहीं हूँ। जिस पे वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि मामा यानी कि स्नो क्वीन आपको डैड कहती है तो आप मेरे ग्रैंडपा हुए ना। कहते साथ ही वो ग्रैंडपा के रट्टे लगाना शुरू कर देता है, जिस पे यूहा कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर आइस टाइटन किंग को देखते हैं, जो कि कहने लगता है मैं पहले यकीन नहीं करता था कि ह्यूमन के पास कोई ऐसा वेपन होगा जो कि हमसे डील करने में उनकी मदद कर सकता है, लेकिन आज जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। सच में इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिस पे यूहा कहता है कि इनकी जो मेन फोर्स है ना, सन एंड मून अंपायर, उनकी ताकत के आगे ये कुछ भी नहीं, लेकिन आज हमने ये रेड करके इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया कि आगे से वो लोग यहाँ कभी भी नहीं भटकेंगे। जिस पे आइस टाइटन किंग यानी कि आर्ट आई कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमारा मिशन वो पूरा हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। प्लीज आप अपने दोस्तों को मेरा हाय जरूर कहना। ये कहते साथ ही वो उसे ग्रीट करता है और अपने सारे साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। अब आर्ट आई के जाने के बाद यू हाउ स्नो क्वीन से कहने लगता है कि वाकई में तुमने एक बहुत ही अच्छे लीडर को चुना है, ये आगे चलकर बहुत ही अच्छा रूलर बनेगा। अब यू हाउ बताने लगता है कि वैसे मैं एक बात से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि यहाँ पे एक्सट्रीम नॉर्थ के जितने भी आइस बीस्ट हैं, ये सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। इनके बीच की जो एकता है ये स्टारडू फॉरेस्ट के बीस्ट में भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे स्नो क्वीन बताती है कि पर अभी आपने जो स्टारडू फॉरेस्ट की ट्रू कोर की पावर है उसे देखी कहाँ है। यू बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब बीस्ट टाइड ने हमला किया था तो क्या वो उनकी ट्रू स्ट्रेंथ नहीं थी। जिस पे वो अपना सिर नाव में हिलाती है और कहती है आप लोग बीस्ट गॉड एम्परर दीतियान की पावर को बहुत ही कम आंक रहे हो। वो सिर्फ स्टारडू फॉरेस्ट में जितने बीस्ट है उनका बीस्ट गॉड नहीं, बल्कि वो हमारे सोल बीस्ट लॉर्ड के लिए स्पोक पर्सन भी है। अगर वाकई में वो जो मर्जी चाहे वो करना चाहते थे ह्यूमन के साथ तो वो कब का कर चुके होते। और तब अगर वो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ के जितने भी बीस्ट है इन्हें अगर ऑर्डर देते ना तो इन्हें भी उनके ऑर्डर को मानना पड़ता है। ये सुनकर यूहाओ हैरान था और कहता है कि क्या ये सच है कि एम्परर दीतियान तुम्हारे जो सोल बीस्ट लॉर्ड है उसका स्पोक पर्सन है? तो आखिर सोल बीस्ट का लॉर्ड कौन है? जिस पे स्नो क्वीन उसके पास जाकर कहती है कि मैं एक्सट्रीम नॉर्थ की प्योर एनर्जी से बनी हुई एक ऐसी लाइफ फॉर्म हूँ जो कि इकलौती यहाँ की रूलर है, और जिस लॉर्ड की बात हम कर रहे हैं यानी कि सोल बीस्ट का जो लॉर्ड है वो ओरिजिनली एक गॉड है जिसे कि ड्रैगन गॉड कहा जाता है। यूहाओ कहता है कि क्या वो अब भी जिंदा है? जिस पे वो बताने लगती है कि वो पहला सोल बीस्ट है जो कि पैदा हुआ था, जो कि गॉड रियलम में अपनी एक डिवाइन पोजीशन को भी होल्ड करता था। जिसके बाद उसके 9 बच्चे हुए, लेकिन फिर कुछ रीजन के चलते ड्रैगन गॉड के साथ ऐसा हुआ कि वो 2 हिस्सों में बढ़ गया और उसका एक हिस्सा सिल्वर ड्रैगन किंग और दूसरा हिस्सा गोल्डन ड्रैगन किंग में बदल गया। दोनों के ही अपनी अलग अलग ताकत थी, लेकिन दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने कि साथ मिलकर डाउलो कंटिनेंट पे रूल किया और जो सोल बीस्ट की ग्लोरी है इन्हें कायम रखा। लेकिन कुछ अरसे बाद डाउलो कंटिनेंट में एक ऐसा खतरा आया जिसके चलते दोनों ड्रैगन्स को और जितने भी ड्रैगन्स थे उन सभी को आपस में हाथ मिलाकर इस क्लाइमिटी का सामना करना पड़ा। लेकिन एट द एंड उस बड़ी सी जंग में सारे के सारे ड्रैगन मारे गए सिवाय दीतियान के। वो इकलौता ऐसा ड्रैगन था जो कि उस क्लाइमिटी से भी बच गया, वहां से सरवाइव कर पाया। इसीलिए मैंने कहा कि वो हमारे जो सोल बीस्ट लॉर्ड है उसका स्पोक पर्सन है। यहाँ पे यूहाओ कहने लगता है कि क्या वो जो सिल्वर ड्रैगन किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग है वो अभी भी जिंदा है? यहाँ पे स्नो क्वीन बताती है कि सिर्फ हेवन एंड अर्थ को ही पता है कि आखिर वो जिंदा भी है कि नहीं। कि तभी यहाँ पर जो लिटिल स्नो व्हाइट है वो कहने लगता है कि मामा ग्रैंडपा आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वहाँ बताने लगता है कि हम नॉर्दर्न रूट को लेते हुए हेवन डाउ सिटी की तरफ जाएंगे और वहाँ से टर्न लेने के बाद फाइनली हम लोग लेक एकेडमी में पहुंच जाएंगे। वहाँ अपने मन में कहता है कि जब तुम वहाँ पे